जय हिंद बच्चों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका इन्फोकस सिविल एकेडमी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। देखो, मैंने पिछली क्लासों में कंप्यूटर से संबंधित काफ़ी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं तो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि कंप्यूटर, व्हाट इज़ द कंप्यूटर, क्या है उसके बारे में। सेकेंड क्लास में हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। फिर उसके बाद हमने की टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करी हुई है। लेकिन मैंने इन सब टॉपिक्स पर जब बात करते हुए काफ़ी जितने भी हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या हमको सुन रहे हैं अच्छे से, उनके कुछ ऐसे टिप्पणियां मुझे प्राप्त हुई हैं जिससे वो उनका कहने का आशय ये है कि सर, हम किस प्रकार के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और उन टॉपिक्स में हमें क्या समझना है और किस प्रकार से समझना है, या कुछ ऐसा अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि हमको सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक नहीं है, और इनमें से कौन से टॉपिक परीक्षा उपयोगी हैं। तो उसी दुविधा को दूर करने के लिए देखो, मैंने आज एक उन्हीं से संबंधित जो कंप्यूटर में अभी तक पूछे गए प्रश्न है या संभावित आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस का एक बंच तैयार किया है। उस पर हम आज एक एक करके बात करेंगे और साथ ही जो टॉपिक्स हमने पीछे पढ़े हुए हैं प्लस आज की इस क्लास में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी ऐड करेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि हमने जो पढ़ा है वो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, हमें उसको पढ़ने से कितना ज़्यादा लाभ होगा, कितना नहीं। अभी आपको इसमें से सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। कि देखो, हमने जैसे पहली स्लाइड है ये, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ से। तो जो स्टार्टिंग से सामान्य क्वेश्चन होंगे वो आप समझ लीजिएगा, हिस्टोरिकल पार्ट में बनेंगे। जो समझने वाले होंगे कि देखो कि ये जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए, जैसे मान लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैंने पढ़ाई है आपको, तो आपको उसमें ये फाइंड आउट करना है इनपुट क्या है और कौन सा इनपुट का किस प्रकार का फंक्शन है वो जानना है। आउटपुट क्या है, कौन सा आउटपुट का क्या फंक्शन है वो जानना है। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? Who was the inventor of the computer? किसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था? तो ये बहुत इजी है। इसमें जैसे दो बड़े नाम है प्रमुख, एक वॉन न्यूमन का है, J.S. किल्बी का है और चार्ल्स बेबेज का है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये सामान्यतः लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कारक किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, अब चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको पीछे की क्लासों में डिटेल में आपको समझाया हुआ था। कि जैसे ब्लेज पास्कल था, उसने पहले बार एक क्या बनाया, गणना यंत्र बनाया जिसको हम क्या बोलते थे, पास्कलिन कैलकुलेटर। लेकिन चार्ल्स बेबेज पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या बनाया, दो प्रमुख गणना यंत्र बनाए। गणना यंत्र जैसे हमने बात की थी, आपको याद होगा कि एक इन्होंने क्या बनाया था, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल, ठीक है, इंजन क्या बनाया था, एनालिटिकल इंजन। और दूसरा एक डिफरेंस इंजन, ठीक है, क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन। ये ऐसे क्वेश्चन याद रखेगा, आपसे यही डायरेक्टली पूछ लेगा कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। अब अगर आपने डिटेल पढ़ी होगी तो आप बता देंगे किसने, चार्ल्स बेबेज ने। ये डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन था, चार्ल्स बेबेज। और एनालिटिकल इंजन पहला ऐसा हमारा कह सकते हैं कि डिवाइस था, ठीक है, जिसमें किसका प्रयोग किया गया था, पहली बार किसी प्रोग्राम का उपयोग किया गया था या उसमें प्रोग्राम इंसर्ट किया गया था। तो कौन सा, एनालिटिकल इंजन। तो कंप्यूटर का आविष्कारक किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं, जिसने क्या बनाया था, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, जिसके बारे में हमने बताया हुआ है। वॉन न्यूमन के बारे में आपको याद होगा, मैंने एक सीरीज बताई थी कुछ कंप्यूटरों की। एक कंप्यूटर था हमारा कौन, एनियाक, याद करिए। एक कौन था हमारा, एडवैक, क्या था, एडवैक। अब ये सब क्वेश्चन है, इनके इंक्लूडिंग फुल फॉर्म तक आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा और उसमें ध्यान देना पड़ेगा। उसको ये नहीं कि क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जो आपने सामान्य कंपटीशन के एग्जामों में पढ़ा ही नहीं, तो आपका उससे वास्ता ही नहीं हुआ, तो आपको समझने में थोड़ी क्या हो रही है, असमंजस उत्पन्न हो रहा है। तो उसी को दूर करने के लिए ये सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। तो एक हमारा क्या था, स्टार्टिंग कंप्यूटर एनियाक, और एक क्या था, एडवैक। तो जो वॉन न्यूमन था, इसने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम क्या था, याद रखना है, एनियाक। एनियाक कंप्यूटर बनाया था।
और ENIAC कंप्यूटर पहला ऐसा कंप्यूटर, सॉरी ENIAC नहीं था, EDVAC था, ये याद रखना है। कौन सा कंप्यूटर था? EDVAC था, इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट, ठीक है, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन ने। और इस कंप्यूटर पे भी क्या किया गया था? पहली बार किसका प्रयोग किया गया था? बाइनरी पद्धति का। ये ध्यान रखना है, किसका? बाइनरी पद्धति का। और दूसरा, इसी पर पहली बार क्या यूज किया गया था? तो आपको बोल देना है स्टोरेज का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? स्टोरेज का। ये सब पीछे पढ़ा है, तो ये प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि वॉन न्यूमैन को किस लिए जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे? इसने पहली बार क्या बनाया था? एक कंप्यूटर बनाया था, EDVAC, इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसका बनाया हुआ था? तो आपको क्या बोल देना है? वॉन न्यूमैन का, जिसमें बाइनरी सिस्टम और स्टोरेज का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे नंबर अपनी अगली परीक्षा में बना सकते हैं। तो देखो, दूसरी बात अगर मैं यहीं से करूं कि अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहला, अब स्टार्टिंग के जो कंप्यूटर थे वो सामान्यतः कैसे थे? डिजिटल कैलकुलेटर थे, एनालॉग कैलकुलेटर थे, या मैकेनिकल कैलकुलेटर थे। उनको कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं रखा गया था। लेकिन एक कंप्यूटर बना था, कौन? ENIAC, याद करो आप, ठीक है। कौन सा बना था? ENIAC, JP एकर्ट, जॉन मूचली, अगर आपको नाम याद हो, JP एकर्ट और जॉन मूचली के तत्वाधान में इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। किसका? ENIAC। ये आप ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम था। किसका? ENIAC का, ठीक है। तो द फर्स्ट कंप्यूटर जिसने कंप्यूटर के प्रकार से गणना शुरू की थी, कौन था? ENIAC। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपको क्या बोल देना है? ENIAC। बाकी ये कोई कंप्यूटर नहीं थे, टेंडी, नोवेला, एटराइज, ऐसे ऑप्शन रख दिए गए, इनमें से कोई ऐसा कंप्यूटर का प्रकार नहीं। अब देखो, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम थोड़े से और प्रश्नों पर बात करते हैं। देखो, इरेजर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको इसको क्लीन करने में क्या हो? आसानी हो। ये देखो, अभी ये जैसे जैसे हम मिटाते जाएंगे और इसमें ऊपर ऊपर चलते जाएंगे तो हमें प्रश्नों को समझने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। ये देखो, अब अगला क्वेश्चन इसी में से अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये देखिए यहाँ से कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी? अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, इसको मैं इधर किए दे रहा हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करे बार बार। देखो, यहाँ से आपसे पूछेगा कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? मॉडर्न कंप्यूटर की। तो हमने जब बात की थी, आपको याद होगा, कंप्यूटर की जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर का विकास हो चुका है। आखिरी बार जो डेवलपमेंट का स्तर माना गया था वो 1989 से लेकर के टिल डेट तक को कंसीडर किया गया है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो जो मॉडर्न युग का कंप्यूटर है, स्पेशली जिसमें हम कह सकते हैं कि जिनको हमने मल्टीटास्किंग माना, मल्टीटास्किंग का मतलब एक से अधिक कार्यों को परिणति उसमें पूरी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको कुछ लिखना है तो MS वर्ड पर लिख दिया, हमें टाइप करना है टाइपिंग ट्यूटर भी इस पर डाल दिया, हमको गाने सुनना है हमने मीडिया प्लेयर उसमें ऐड कर दिया। यानी एक चीज, एक सिस्टम मल्टीपर्पज यूज हो रहा है। तो स्टार्टिंग जो होती है वो कब होती है? आपको बोल देना 1946 स्टार्टिंग। 1946 से वही ENIAC जब से डेवलपमेंट आया और पहली बार कंप्यूटर को किस में बांटा गया था? वर्गों में बांटा गया था। अब वर्गों में कैसे? थोड़ा सा यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं कि उसमें अलग से क्या हो गया? मॉनिटर हो गया, यानी सिस्टम के क्या हो गए? पार्ट हो गए। फिर CPU क्या हो गया? अलग हो गया। CPU में ALU पार्ट हो गया, AU CU पार्ट हो गया, मदरबोर्ड हो गया। क्या हो गया? मदरबोर्ड हो गया। ये हालांकि सारा पार्ट एक ही है, जिसको हम क्या बोलते थे? CPU, कैबिनेट में जो सब रहता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। और ये सब किस पर होते हैं? मदरबोर्ड पर। दैट बोर्ड द ऑल कह सकते हो सोर्स ऑफ द बोर्ड क्या है? मदरबोर्ड, जिसमें लगभग सभी वो फंक्शन होते हैं या सभी वो फंक्शन ऐड होते हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, वो सारे के सारे रिलेट किससे करते हैं? मदरबोर्ड से। तो जब कंप्यूटर को बांटा गया, फिर कीबोर्ड अलग हो गया,
जो आज का फॉर्मेशन है, कीबोर्ड अलग हो गया, माउस अलग हो गया, अब अलग अलग श्रेणी होगी। पहले क्या था, सारी चीजें एक साथ रहती थी। स्टार्टिंग के जो कंप्यूटर बनते थे, एक डिब्बा है और उसी पर सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा सुधार जब आज के जो कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस है या लुक है, जो कब से स्टार्ट होता है, तो आपको क्या बोल देना, 1946 से। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो आपको क्या बोल देना है, 1946 में। अब उसी क्रम में देखो, अगली क्वेश्चन की हम बात करें। दूसरा क्वेश्चन ये कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब। अब महान क्रांति का मतलब ये है कि आप देखो, हमने जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर बात की थी, तो शुरुआत के जो कंप्यूटर थे उनमें हमने क्या यूज किया था, तो आपको क्या बोल देना है, निर्वात ट्यूब का यूज किया गया था। किसका, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले रहा हूँ डार्क, ताकि आपको दिखे। इसको हम मिटा देते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें किसका यूज किया गया था, तो आपको क्या बोल देना, निर्वात ट्यूब का यूज किया गया था। किसका, ठीक है। दूसरे जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरे जो जनरेशन के, उसमें किसका, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। स्मॉल ट्रांजिस्टर, छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। लेकिन जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, जिनको हम थर्ड जनरेशन में ले जाते हैं, तो वहां से किसकी स्टार्ट हो जाती है, आईसी चिप की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है, आईसी चिप की। अब याद करो, आईसी चिप के बारे में हमने क्या बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ऐसा कह सकते हो कि युक्ति या डिवाइस या टूल्स, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को हाई प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसिंग बनाता था, आकार को छोटा करता था, स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाता था और कार्य की गति को बढ़ाता था। सबसे बड़ी चीज तो कहाँ किसका यूज हुआ, आईसी चिप का। तो जैसे ही आईसी चिप का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो उसी को क्या कहा गया, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति। तो थर्ड जनरेशन, तो ये बात होती है कब, 1960 के आसपास। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। फोर्थ जनरेशन में आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में किसका यूज शुरू हो गया, माइक्रो प्रोसेसर का यूज शुरू हो गया। माइक्रो आईसी चिप का और छोटा रूप माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर आ गए, तो उनमें किसका यूज हो रहा है इस समय, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हो रहा है। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर निर्वात ट्यूब, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा है, थर्ड जनरेशन में किसका यूज हो रहा है, आईसी चिप का प्रयोग किया जा रहा है, फिफ्थ जनरेशन में किसका हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर का हो रहा है, और फिफ्थ जनरेशन में किसका हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का। किसका हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हो रहा है, जो इंटरनेट के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, या यूं कह लीजिए आज के समय के लिए बहुत ज्यादा बहुउपयोगी संसाधन है। कौन, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने रहेंगे परीक्षाओं के लिए, यही आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और इसी प्रकार से हमको सारे क्वेश्चन तैयार करते जाना है। यहां तक समझ में आई। अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि और कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज उन सभी पर हम बात करेंगे जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं, ताकि आपको लगे कि नहीं, हाँ ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं या नहीं है, ठीक है। बार बार हमारा यही एक कहना है आपसे कि आप पढ़िए, और जो कुछ भी जहाँ कहीं डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा और उससे आपकी जो कह सकते हैं कि मजबूती है वो और ज्यादा अच्छे से सुदृढ़ होगी। नेक्स्ट बात करें, देखो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, ठीक है, इन विच डेट वी सेलिब्रेट कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो देखो 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 2 दिसंबर। देखो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी सन 2001 में, याद रखना है कब हुई थी, छोटा सा पॉइंट है बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। भारत में जो है स्पेशली कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाए जाने का उद्देश्य ये था कि कंप्यूटर के उपयोग को बहुउपयोगी, ठीक है, बहुक्षेत्रीय, या कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में इसके उपयोग को बढ़ाए जाने के लिए, साथ साथ जनता को या भारत में जितने भी लोग हैं उनको अधिक से अधिक उसकी लिटरेसी बढ़ाए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को, अब याद आ गया, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसको पहली बार जो शुरू किया था वो एक कंपनी है, या आप नाम रखेगा NIIT ने स्टार्ट किया था, ठीक है। किसने,
NIIT ने इसकी स्टार्टिंग की थी। कब? तो आप बोल देना 2 दिसंबर 2001, तब से हर साल। और ये क्यों शुरू हुआ था तो ये भी जान लीजिए। उस सन 2000 में NIIT का 20वां साल था स्थापना वर्ष का। स्थापना वर्ष का कौन सा साल था? तो आप क्या बोल देंगे? 20वां साल था। उसी समय भारत में ये कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे या कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाने लगा, या सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो ये बात थी हमारी किसकी? 2 दिसंबर 2001 की। क्लियर होगी बात? इसी में दूसरा क्वेश्चन, CPU। अभी जैसे हमने बात की कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो कार्य करता है वो उसके कुछ फॉर्मेशन है, जैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो प्रोसेसिंग का जो पार्ट है, या कह सकते हो देखो डिवाइस क्या है, हम यहाँ पर यहीं पर बात कर लेते हैं डिवाइस। तो डिवाइस के फॉर्मेशन क्या समानता, हम क्या करते हैं, एक पार्ट क्या हो गया इनपुट और एक पार्ट क्या हो गया आउटपुट, जिसकी क्लास हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी फॉर्मेशन क्या निकलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। यहां पर देखिएगा ध्यान से, क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेसिंग डिवाइस। देखो पहली क्या है हमारी इनपुट, दूसरी क्या है आउटपुट, और तीसरी क्या है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस। समझ में आ रही बात? अब जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट क्या है कि जिसके द्वारा कंप्यूटर को कुछ निर्देश, अनुदेश या कुछ डेटा प्रेषित किया जाता है, वो क्या है इनपुट। अब जो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस के कितने फॉर्मेशन है? 3। वही 1 2 3। एक है भैया CPU, ये जो रखा हुआ है आपके सामने। दूसरा क्या है CU, ठीक है। और तीसरा क्या है ALU। अब इनको समझ लीजिए। आपका दिमाग है, माइंड, योर माइंड, माई, ठीक है। अब वो क्या है? CPU है, ब्रेन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या केंद्रीय कह सकते हो, ठीक है। अब प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करेंगे प्रोसेसिंग को क्या करेंगे, तो संधारण बोल सकते हैं इसको। किसको? प्रोसेसिंग को, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्या है हमारा? ब्रेन है। उसके 2 फॉर्मेशन, एक क्या है कंट्रोल यूनिट, नियंत्रक इकाई, क्या बोलेंगे हम उसको? नियंत्रक इकाई। दूसरा क्या है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कोई भी जो इनपुट दिया, ठीक है, अब उसको कंप्यूटर में सुरक्षित रखना है या उसको प्रोसेस करना है, ये कौन डिसाइड करता है? CPU। तो अगर उसको कंप्यूटर में स्टोरेज करना है तो वो कहां पर चला गया? कंट्रोल यूनिट में। ये जो कंप्यूटर में है वो किसके कहां पर है? कंट्रोल यूनिट के साइड में, माइंड में पड़ा हुआ है, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी चीजें भरी हुई है, वो कहां पर है? कंट्रोल यूनिट पर, सेंट्रल यूनिट इकाई पर है, ठीक है, यानी नियंत्रण यूनिट पर है, ठीक है। ALU क्या करता है? हमने जो इनपुट दिया उसमें क्या करता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट लगा दे। भाई इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, इसमें कोई रीजनिंग लगानी है, वो किसका काम होता है? ALU का होता है। और ये प्रोसेस करके आपको क्या मिल जाता है? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। और ये तीनों पार्ट अगर आपसे पूछे कहां पर होते हैं तो किसके होते हैं? ये CPU के ही पार्ट है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर होगी बात? क्या बोलेंगे हम उसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को बोलते हैं। जो कंप्यूटर में कहां पर लगा होता है, तो ये भी ध्यान रखना, CPU कहां पर लगा होता है, तो आपको क्या बोल देना? मदरबोर्ड में लगा होता है। कहां पर लगा होता है? मदरबोर्ड, ठीक है। और मदरबोर्ड क्या है? ऑल सोर्स ऑफ द बोर्ड, यस, जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल सभी डिवाइसेस को कंप्यूटर में कनेक्ट करने का जो माध्यम है वो क्या है? हमारा मदरबोर्ड। और उसी मदरबोर्ड में क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है। फैन के ठीक नीचे, जहां कंप्यूटर का पंखा लगा होता है, उस पर एयर पास होती है, उसी जगह पर ये यूनिट लगा होता है। समझ में आ गई बात? प्रोसेसिंग, प्रोसेस मतलब किसी भी चीज का प्रक्रमीकरण, शुद्ध भाषा में अगर मैं बोलूं, केंद्रीय प्रक्रमीकरण इकाई, ठीक है, वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम बात करें, अगले पॉइंट पर बात करें, इसको हम थोड़ा सा फिर मिटा लेते हैं ताकि अगला प्रश्न हमको समझने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस पिछले से रिलेटेड है, इसलिए हमें आपको थोड़ा सा समझना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। अब बताइए कौन बताएगा, पिछली क्लास से सब लोग ले चुके हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुरंत डिसाइड कीजिए, इनमें निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। विच ऑफ देम इज अ इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। तो आप बोल दीजिए इनमें से कौन सी इनपुट इकाई। माउस भैया है, इससे भी इनपुट जाता है। कीबोर्ड ये भी है। स्कैनर, स्कैनर जानते हो। आजकल आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में जो कैमरा है वो 2 पार्ट काम करता है। आपने कोई भी हार्ड कॉपी क्लिक की जिसको आपने कैप्चर किया, अब उसके 2 फॉर्मेशन है, या तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेशन में बना लीजिए, पीडीएफ फॉर्मेशन, दूसरा क्या है आपका पीएनजी फॉर्मेशन, या कह सकते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो स्कैनर जो है दोनों काम करता था, पीडीएफ फॉर्मेशन बनाने के लिए भी काम करता था और पीडीएफ फॉर्मेशन बनाने के लिए भी काम करता था। तो ये भी क्या है, कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को कुछ ना कुछ दे रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये भी क्या इनपुट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हमारी इनपुट डिवाइसेस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ देम रिलेटेड टू दैट टॉपिक विच हैव टू डिस्क्राइब इन द प्रीवियस क्लासेस। तो कंटिन्यूअसली आपको पिछली क्लासों से जोड़ करके इसको आपको रीड करना है, और जहां नहीं समझ में आए वहां आपको पूछना भी है, क्योंकि हमें अपनी तैयारी क्या करनी है, मजबूत करनी है, और हमें उस एग्जाम को क्या करना है, पास करना है। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें गेन करें। तो देखो अगले 8 टॉपिक्स पे मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, देखो तो यहाँ पर देखिए अगला 7वां क्वेश्चन हो गया था। अब कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। अब आईसी चिप, अब आपसे मेरा यहीं पर क्वेश्चन है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, आईसी चिप जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी चिप को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। इनका प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। अभी अभी मैंने बताया। तो अभी हमने किसकी बात की थी, ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, थर्ड जनरेशन में। किसमें, थर्ड। ये पॉइंट याद रखना। दूसरी विशेष बात, आईसी चिप किसके बने होते हैं, बनने किसके होते हैं, क्रोमियम से। ये सामान्य क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना है। तो समानता आईसी चिप पर किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। भारत में कहाँ है बनते हैं, तो आप बोल देना बेंगलोर। भारत में बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसको, बेंगलोर। भारत की सिलिकॉन वैली क्या है, तो आपको क्या बोल देना, बेंगलोर को, ठीक है। और दुनिया में अगर बात करें तो यूएसए में है, किसकी, सिलिकॉन वैली। दूसरी, अब अगला क्वेश्चन इसी में है कि इंटरनेट के पते में, अभी देखो कल मैंने थोड़ा सा कल की क्लास में जब मैंने कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ाई थी तो उसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताया था लैंग्वेज पे। अब डिटेलिंग में जब हम सिर्फ नेटवर्क की बात करेंगे, नेटवर्क कैसे काम करता है, या नेटवर्क पर अनुदेश, क्रमानुदेश या सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये उसका पार्ट बन जाता है। एक देखो लैंग्वेज में क्या होता है, 2 फॉर्मेशन। एक, आपने किसी भी लैंग्वेज में, भाषा, कंप्यूटर की भाषा में आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो सॉफ्टवेयर या तो एकल विंडो यूज होगा या मल्टी विंडो यूज होगा, किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल करके ही यूज करेंगे। लेकिन वर्चुअल दुनिया में www पर, या हम कह सकते हैं HTTP पर जो प्रोग्राम बनते हैं, या इन भाषाओं में कह सकते हो नेटवर्क की भाषाओं में जो प्रोग्राम बनते हैं, वो क्या कहते हैं, लगभग कंटिन्यू पूरे मल्टी प्रोसेस पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं या बने रहते हैं, और किसी भी समय उनको कहीं पर भी क्या किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है। जबकि कोई सिस्टम, कोई प्रोग्राम यदि किसी कंप्यूटर पर डला हुआ है और दूसरे कंप्यूटर में वो प्रोग्राम नहीं है, तो वो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में आपका ओपन नहीं होगा। जबकि नेटवर्क प्रोग्राम, नेटवर्किंग पर बने हुए अनुदेश या क्रमानुदेश या प्रोग्राम, वो कहीं पर भी किसी भी समय खोल करके उन पर कार्य किया जा सकता है। तो HTTP फॉर्मेशन में जो भी कह सकते हैं वेबसाइट बनती है, या तरह तरह प्रकार की आपने देखा होंगी मल्टीमीडिया साइट जो हैं, वो सब किस फॉर्मेशन पे है, तो आपको क्या बोल देना है, HTTP फॉर्मेशन पे बनती है, ठीक है। जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता होगा HTTP, फिर ऐसे क्रॉस लगा रहता है यहाँ पर इस प्रकार से, फिर URL नंबर होगा www ऐसे,
फिर वेबसाइट का पूरा नाम होगा, फिर लास्ट में एक चीज़ और होगी, कहीं पर .com होगा, कहीं पर .in होगा, कहीं पर .org होगा, इस प्रकार से होंगी। तो वो क्या है, ये सब पर हम आगे नेटवर्किंग पर बात करेंगे। ये सब पॉइंट्स परीक्षाओं में प्रश्न बनाते हैं। तो HTTP का फॉर्मेशन क्या है, तो आप कल हमने बताया था, तो आपको क्या बोल देना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट, देखो वर्ड ही अगर आप समझेंगे, थोड़ी सी कंप्यूटर की भाषा समझेंगे, तो वही आपको डिनोट करके बता देगा कि हाँ इसका यही काम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कह सकते हो कि किसी भी टेक्स्ट को वर्चुअल में ट्रांसफर करने की, कह सकते हो प्रोसेसिंग करने की क्या देता है, अनुमति देता है, क्या, HTTP। लेकिन उसके लिए इंटरनेट का होना आवश्यक है, नहीं तो वो बता देगा इंटरनेट नॉट कनेक्टेड। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। अब ये देखो कल का टॉपिक है हमारा, कल की क्लास में हमने इस पर डिस्कशन किया था, कंप्यूटर की भाषाएं, कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है, बेसिक। देखो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, बेसिक। बेसिक, देखो जावा भी कंप्यूटर की भाषा है, लोगो भी, पायलट कोई ऐसी भाषा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो बेसिक ये ऐसी लैंग्वेज होती है। तो देखो हमने क्या कहा था कि कंप्यूटर में खासतौर से एब्रिविएशन वर्ड काफी पूछे जाते हैं। जो ये बेसिक वर्ड है, जैसे ये लिखा बी, तो बी का मतलब होता है बिगिनर्स। क्या होता है, बिगिनर्स। यहां पर क्या है, ऑल। ये क्या है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स फॉर ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक भाषा का नाम है। जब किसी प्रशिक्षु को स्टार्टिंग से कंप्यूटर की भाषाएं सिखाई जाती हैं, तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के प्रशिक्षण में सबसे प्रारंभिक जो भाषा है आज के समय में जो सिखाई जाती है, वो क्या है, बेसिक। जावा एडवांस लैंग्वेज है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा है, जिसमें अपग्रेडेड वर्जन के सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। लोगो, ये दिख रही है आपको, लोगो, ये लोगो। अब लोगो क्या है, देखो इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है, लोगो। अब देखो ग्राफिक्स ओरिएंटेड, यहां पर एक वर्ड और याद रखना, ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ये इसका फुल फॉर्म है, किसका, लोगो का। अब देखो लैंग्वेज क्या, भाषा ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ग्राफिक्स का मतलब चित्रात्मक तरीके से किसी भी चीज का प्रदर्शन करने के लिए। जैसे हमने देखे होंगे कि जो जितने भी प्रकार के कार्टून्स वगैरह के चित्रांकन हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा किए जाता है, लोगो नाम की भाषा के माध्यम से उनका निर्माण किया जाता है। कार्टूनिस्ट चित्र, ठीक है, ये कह सकते हैं कि तरह तरह की एनिमेशन फिल्में जो बनती हैं वो किस भाषा पे क्रिएट करके तैयार की जाती है, तो आपको क्या बोल देना है, लोगो नामक कंप्यूटर भाषा का उपयोग करके तैयार की जाती है। तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्राय कौन सी है, देखो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी है, तो आपको क्या बोल देना है, लोगो। कौन सी भाषा है, लोगो, ये हमने कल बताया था। समझ में आ गई बात। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसी क्रम में बढ़ते हुए आपको समझना है, समझ में आ रही होंगी चीजें। अब आपको डाउट नहीं रहेगा कि जो पढ़ा है हमने वो काम का है या नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहीं पर हम देखेंगे, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गया, मल्टी प्रोसेस प्रोग्रामिंग इनमें से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग इनमें से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि देखो हमने वही बात की कि पहले सामान्यतः कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता था, भैया गणना करने के लिए, फिर और समय बदला लॉजिकल गणना करने के लिए, फिर और समय बदला अत्यधिक गणना करने के लिए, लेकिन सब में क्या कॉमन है, गणना, कैलकुलेशन। वैज्ञानिक अपनी तरीके की कैलकुलेशन कर रहा है, इंजीनियर अपनी तरीके की कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है।
अन्य बिजनेसमैन कोई अपने तरीके के कैलकुलेशन कर रहा है। तो सामान्यतः जो प्रारंभिक स्तर के कंप्यूटर थे उनमें किसका प्रयोग किया जाता था? एक प्रकार से गणना यंत्र के रूप में ही उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ही स्टार्ट हुई, क्या स्टार्ट हुई? मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे स्टार्ट हुई, यहां से देखिएगा बच्चों, जैसे क्या हुई? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब वही कि भाई शुरुआत में कैसी लैंग्वेज थी? मशीन लैंग्वेज। फिर समय बदला, क्या आ गई? हमारी लो लेवल लैंग्वेज आ गई, या जिनको हम क्या बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज आ गई। फिर हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। तो कंप्यूटर में एक कार्य के साथ साथ अन्य विविध प्रकार के कार्यों को संपन्न कराया जाना क्या हो गया? सहज हो गया। तो वही क्या हो गई? मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? तो वही जो मैंने अभी बात की, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग हो जाती है। क्लियर हो गई बात? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसकी? जहां से किसका शुरुआत होती है? आईसी चिप। याद रखना है किसकी शुरुआत होती है? आईसी चिप की शुरुआत होती है। वहीं से हमें मल्टी प्रोग्रामिंग की भी स्टार्टिंग हो जाती है। अब देखो, इसका क्वेश्चन आपको बताना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा करते हैं? कोई भी इनपुट है जो हमने कंप्यूटर को दिया है, उसको आउटपुट में किसके द्वारा रूपांतरित करते हैं? ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? मेमोरी हो ही नहीं सकता, स्टोरेज हो ही नहीं सकता। किसके द्वारा? इनपुट आउटपुट यूनिट। अब इनपुट का आउटपुट रूपांतरण याद करो, मैंने क्या बताया था? इनपुट प्रोसेसिंग देन आउटपुट। हमारा बीच का भाग कौन था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रमीकरण इकाई, सीपीयू। हमारा क्या करता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, किसी प्रकार से आपको तैयार करना भाषा, तो ये सीपीयू इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में हमारा कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनमें से क्या कहते हैं? अब कंप्यूटर में जो डेटा हम डाल रहे हैं या कोई भी आंकड़े संप्रेषित कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वो आपको बताना है कि इनपुट कहेंगे, कैलकुलेशन कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे, या आउटपुट कहेंगे। तो भाई कंप्यूटर में जो हम दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्या भाई? इनपुट है। क्या है भाई? इनपुट। जो कंप्यूटर में हम डेटा दे रहे हैं वो एल्गोरिथम तो है नहीं, कैलकुलेशन है नहीं, आउटपुट है नहीं, वो सारे पार्ट हमारे क्या है? इनपुट ही हैं, जो भी कंप्यूटर को हम जानकारी देंगे। इजी है, बस इनको आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का कार्य करती है। जो डेटा को क्या करती है? अर्थपूर्ण। ये थोड़ा सा मिटने में टाइम ले रहा है, आपको अपना धैर्य बनाए रखना है पढ़ने के लिए। तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का कार्य करती है। हार्डवेयर डिवाइस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस है, प्रोटेक्टर है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो क्या कर रहा है? डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण, वही आगे बात किसकी? देखो शब्द यहाँ पर अर्थपूर्ण, लॉजिकल, ठीक है, उसका मीनिंग्स बताने में। तो कौन सा भैया? सीपीयू। अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो वो क्या हो गया? हमारा प्रोसेसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? प्रोसेसर। एक हार्डवेयर, अब प्रोसेसर तो क्या है? हार्डवेयर है भाई, हार्डवेयर डिवाइस है जो उसमें लगी हुई है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। अब वो अल्फाबेटिकल है, न्यूमेरिकल है, या अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल है, या सिंबॉलिक है, या ग्राफिकल है, किस प्रकार की है? वो कौन करता है? प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। यही कंप्यूटर की छोटी छोटी लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, जो पीछे पड़ा है उससे रिलेटेड बात हो रही है। मल्टी प्रोसेसिंग इनमें से क्या होती है? अब मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? बहुकार्य, या कह सकते हैं बहुकार्य संपादन, मल्टी प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में, बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग में से क्या है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अब देखो, मल्टी का मतलब क्या आता है? बहु, तो एक से अधिक ही होंगे, तो यहाँ पर ये आंसर सही है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। एक से अधिक, जब देखो कई जो बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, स्पेशली जो हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सुपर कंप्यूटर के बारे में,
दुनिया में सुपर कंप्यूटर का विकास और भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास। बहुत सारी संस्थाएं जिन्होंने अपने अपने कंप्यूटर डेवलप किए हैं भारत में, और दुनिया में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और संस्थाएं जिन्होंने अपने अपने उच्च प्रकृति के क्या डेवलप किए, सुपर कंप्यूटर विकसित किए हुए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जानकारी एकत्रित करने के लिए, खगोल की क्षेत्र में वैज्ञानिकों के अनुसार रिसर्च और अनुसंधान करने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक से अधिक चीज़ों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और उच्च स्तरीय बनाए जाने के लिए सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है। तो उनमें क्या किया जा रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग का कार्य कराया जा रहा है। ये मल्टी प्रोसेसर उनमें क्या किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। एक से अधिक प्रोसेसर, जैसे आप ही का मान लो माइंड है, इसमें एक से अधिक प्रोसेसर रख दिए जाए तो सोचने और कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या होती जाएगी, ग्रोथ करती जाएगी या बढ़ती जाएगी। लेकिन दोनों काम करनी चाहिए अपने अपने समान उद्देश्यों के अनुसार। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। क्या बोलेंगे हम उसको, मल्टी प्रोसेसिंग। एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा जब कार्य निष्पादन किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अब ये तो देखो बहुत ईजी है, प्रमुख गणना यंत्र। ठीक है, प्रमुख गणना यंत्र इनमें से क्या है, घड़ी। अब घड़ी से कैलकुलेशन तो होती नहीं है, टाइम ही बताती है, तो ये तो रहा नहीं भाई। कैलकुलेटर आज के ज़माने का आया है, पहले तो था नहीं, तो इसको भी मना कर देते। गणना यंत्र है ये भी, जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन मैंने क्या कहा था कि भाप से चलता था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो भाप से स्वचालित होकर के क्या करता था, गणनाएं करता था। तो गणना यंत्र तो था, प्रमुख नहीं था। तो प्रमुख हमारा क्या था, एबेकस। बेबीलोनियन सभ्यतावासियों ने जिसका प्रयोग पहली बार तारों की गणना के लिए किया था। तो ये आपका आंसर सही हो गया। कौन सा, एबेकस हमारा प्रमुख गणना यंत्र है। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, ये सब पूछे गए हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना के रख दिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो गत परीक्षाओं में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। अब इसी में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, इसमें थोड़ा सा और मैं आपको ऊपर ले चलता हूं। प्रमुख गणना यंत्र हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि प्रोसेस्ड डेटा को इनमें से क्या कहते हैं। प्रोसेस डेटा, वो देखो अब वो डेटा जो क्या हो चुका है, जिसकी प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि जो प्रोसेस डेटा है उसको हम क्या कहते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब समझ ही गए होंगे कि भाई कोई इनपुट गया, उसमें क्या करता है कंप्यूटर, अपनी लॉजिकल लगाता है, या कंट्रोल सेव करना है तो उठा के कंप्यूटर में डाल देता है। अगर उसमें कुछ गणना करनी है तो ALU एक्टिव हो जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। तो प्रोसेस डेटा, प्रोसेस इनपुट आउटपुट। अब देखो इनपुट आउटपुट तो होगा नहीं, प्रोसेस ही होगा। अब देखो एक कितना सामान्य क्वेश्चन इसमें रख दिया है और ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कौन सा, प्रोसेस डाटा क्या, तो आपको क्या बोल देना है, प्रोसेस ही है। प्रोसेस डेटा को अब क्या कहते हैं, प्रोसेस ही बोलते हैं। प्रोसेस डेटा मीन्स दैट इज प्रोसेस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें से जो अभी मैंने बात की, ORG का संबंध इनमें से कौन सा है। तो अभी देखो इसकी क्लास नहीं हुई है, लेकिन ये प्रश्न इसमें इंक्लूड कर दिया गया। पिछली याद ना, इनको बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं हम इनको, डोमेन नेम। ठीक है, अब डोमेन नेम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उन पर हम बात करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी जो वेबसाइट हैं, किसी पर ऐसे आपने देखा होगा .in लिखा रहता है, किसी पर आपने लिखा होगा .com लिखा देखा होगा, इस प्रकार से आपने देखे होंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। तो ORG भी क्या है, एक डोमेन नेम है। ये भी क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा निम्न में से कौन सा डोमेन है या कौन सा डोमेन नहीं है। जैसे इनका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन। कॉम का मतलब क्या, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक संस्था है कोई। ठीक है, ORG का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अब वो सरकारी भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक डोमेन नेम है। तो अब ये क्या है, संगठन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब देखो है तो बहुत इजी दिखने में, लेकिन आपको जब स्टार्टिंग में नहीं पता होगा, मान लो डायरेक्ट ऐसे लिखा हो .org, क्या मतलब इसका, नहीं समझ में आएगा। तो ये क्या है, एक एक्सटेंशन नेम है, एक डोमेन नेम है, जो उस वेबसाइट को, ये किस प्रकार की वेबसाइट है या किस प्रकार के कार्य यहाँ पर निष्पादन होते हैं, उसको डिनोट करता है, उसको इंडिकेट करता है। ठीक है,
तो आपको क्या बोलेंगे, ORG का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, ये एक डोमेन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहीं पर, इसको फिर ऊपर कर लेते हैं हम, ये देखिए अब ये और हमारे पास है, इन पर हम थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा करते हैं और इनको भी समझ लेते हैं। ये देखिए इसकी थोड़ा सा आज तबीयत हमको नासाज लग रही, बहुत फास्ट तरीके से काम नहीं कर रहा, धीरे धीरे चल रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, अपना धैर्य बनाए रखना है और इसको समझना है, ठीक है। बी द पेशेंस एंड अंडरस्टूड व्हाट आई सेइंग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। अब मान लो कोई कंप्यूटर पहले से चल रहा है, अब उसको दोबारा आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कंप्यूटर में सामान्यतः उसको अगर हम अंग्रेजी में बोले तो क्या बोल देंगे, रीस्टार्ट। भाई चल रहा है उसको फिर दोबारा स्टार्ट किया बंद करके तो क्या हो गया, रीस्टार्ट। लेकिन कंप्यूटर में उसको एक वर्ड दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, रीबूटिंग। स्टार्टिंग पहली बार, सेकेंड स्टार्टिंग जैसे नहीं होता, कंप्यूटर चल रहा होता है, ठीक है। सेकेंड जैसे मान लो कंप्यूटर चल रहा है, हमारा कंप्यूटर चल रहा है और उसी में से हम क्या करते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और ऑटोमेटिक क्या करते हैं, उस पर रीस्टार्टिंग लगा देते हैं, तो क्या सेकेंड स्टार्टिंग बन जाता है। उसी स्टार्टिंग पोजीशन पर ही क्या दिखाता है, सेकेंड स्टार्टिंग दिखाता है। बूटिंग क्या होती है, अब देखो बूटिंग का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में जब कोई मॉलवेयर आ जाए या फंक्शन आ जाए या विंडो को आपको दोबारा क्या करा रहे हो, डायग्नोस करा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। हम बात करेंगे बायोस और सीमोस पर, जब हम बात करेंगे कि बायोस कैसे काम करता है और सीमोस कैसे काम करता है, 2 पॉइंट बनेंगे आपके कंप्यूटर की स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन खुलते हैं, एक बायोस और एक सीमोस, वो कैसे काम करते हैं और उन पर क्या फंक्शन होते हैं। और वहीं पर आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, जो हमने कीबोर्ड पढ़ा है F1 से F12 तक, ठीक है, इसके भी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कि ये किस किस काम में प्रयोग किए जाते हैं। तो फंक्शन कीज का भी आपको यूज समझ में आएगा। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीबूटिंग। या ध्यान रखना है, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रीबूटिंग, ठीक है। बस इनमें से कौन एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। अब देखो इनमें से कौन, विच ऑफ देम एक बार में, इन द वन टाइम वन स्टेटमेंट हैज टू बी कन्वर्टेड इन एग्जीक्यूट। अब आपको बताना है यहां पर कि इनमें से कौन एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर, अब देखो वही कल वाली क्लास समझ लीजिएगा, भाषा वाला, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब बताइए यहाँ पर देखो 3 चीजें हैं, एक कंपाइलर है, कंपाइलर का क्या यूज बताया था मैंने, दूसरा क्या हमारा इंस्ट्रक्शन है, ये इसका यूज ही नहीं समझ है, इंटरप्रेटर है या कन्वर्टर है। तो देखो 2 प्रमुख यूज हैं इसका, एक क्या है कंपाइलर और एक क्या है हमारा इंटरप्रेटर, ठीक है, क्या है, और एक हमने बताया था असेंबलर। तो इंटरप्रेटर जो होता है, क्या होता है इंटरप्रेटर, हालांकि ये कंपाइलर का ही उपयोगी फॉर्मेशन फॉर्म है, क्या इंटरप्रेटर, जो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो इनमें से एक बार में एक स्टेटमेंट मान लो कुछ भी लिखा है, उसको क्या करता है कन्वर्ट, और किसको, मशीन भाषा में। देखो क्या क्या बोलना है, उच्च स्तरीय भाषा को यहां पर लिख दे रहे हैं, उच्च स्तरीय भाषा को, किसको, उच्च स्तरीय भाषा को, किसमें, मशीन लैंग्वेज में, मशीन भाषा में, किस भाषा में, मशीन भाषा में, ठीक है। एक स्टेटमेंट को एक ही बार में और एग्जीक्यूट करना किसका काम है, इंटरप्रेटर का काम है। जबकि कंपाइलर जो है एक स्टेटमेंट को नहीं पूरे को कन्वर्ट कर देता है। ये अंतर होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर क्या करता है, आपको क्या बोल देना है, उच्च स्तरीय भाषा को या हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करता है, कौन, कंपाइलर। जबकि जो इंटरप्रेटर है वो एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ये किसका काम होता है, इंटरप्रेटर का काम होता है। तो हमने कल इसमें बताया था कि जो हमारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, सामान्य भाषा क्या बोलते हैं, मशीनरी लैंग्वेज। दूसरी हमारी क्या थी भाषा है, तो आपको क्या बोल देना, लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। और तीसरी हमारी भाषाएं क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा। ये उनसे संबंधित
प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो जो मैंने यहाँ पर पॉइंट समझाए हैं ये सारे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो इसको कंटिन्यू पढ़िए और जो चीज़ें आपको और लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कि हमको इनको जस्टिफाई की जाए या इनको और अच्छी तरीके से डिफाइन की जाए, आप ज़रूर बताइए, उसको कंसीडर किया जाएगा और उससे बेटर आपको टेक्स्ट और मटेरियल प्लस साथ साथ में ओरिएंटेशन उपलब्ध कराया जाएगा। अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।